हेलो एवरीवन। आज की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग आर्टिकल 301 से लेकर के 350 तक कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। पार्ट 11 किससे डील करता है? सेंटर स्टेट रिलेशन से। पार्ट 13 किससे डील कर रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स से। ठीक है, ये पूछते हैं। आर्टिकल 301 बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स दिस शैल बी फ्री विद इन द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ पर मिली हुई है? हम लोगों को एक राइट भी तो है ना, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। और यहाँ पर क्या है कि ये फ्री होगा। ठीक है, अब फ्रीडम किस तरह की होगी ये 301 से बताया गया है। 302 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो यहाँ पर पावर किसके पास है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की? तो पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर आपकी कौन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 303 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर? तो ये वो है कि कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर। ठीक है, इस तरह का कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा यूनियन या स्टेट के द्वारा। ठीक है, वो इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। आर्टिकल 304 आपकी बात कर रहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एमंग स्टेट्स। ठीक है, अब आइए पार्ट 14। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर 1 डील कर रहा है सर्विसेज से। 309 कहता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। तो इनकी जो भी लोग यूनियन या स्टेट में सर्व कर रहे हैं, जो भी पर्सनस हैं, उनकी कंडीशंस और रिक्रूटमेंट कैसे किस तरह से होगा, क्या होगा, ये 309 में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जो भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, मतलब अगर सेंट्रल से रिलेटेड कोई व्यक्ति है अगर अपॉइंट हो रहा है तो उसका किस तरीके की सर्विसेज रहेंगी, कंडीशंस या रिक्रूटमेंट होगा, तो वो क्या कौन बताएगा? अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कौन होगी उसकी? पार्लियामेंट। और स्टेट के लिए कौन होगी? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखिए इसमें रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो जो भी लोग पब्लिक सर्विसेज पे या किसी भी पब्लिक पोस्ट पर जाएंगे तो उनके लिए अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर उनको रेगुलेट करेगी। ये 309 बता रहा है आपका। 310 जो है ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताता है। इसमें क्या कहा गया? टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। तो कोई भी व्यक्ति जो कि डिफेंस सर्विसेज में या यूनियन की सिविल सर्विसेज में है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज में है या ऑल इंडिया सर्विसेज में है, कोई भी पोस्ट अगर होल्ड कर रहा है या फिर डिफेंस में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो उसको वो कितने टाइम के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और वही अगर स्टेट में है कोई सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट के लिए या फिर कोई भी सिविल पोस्ट स्टेट में होल्ड कर रहा है तो वो किसके प्लेजर पे काम करता है? गवर्नर के प्लेजर पे। ठीक है, तो आर्टिकल 310 आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताता है किसका किसका? प्रेसिडेंट और गवर्नर का। अब आइए आर्टिकल 311 डील करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट। तो यहाँ पर डिसमिसल और रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक की बात की जा रही है। तो 310 में क्या था कि कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करेगा? 311 किस तरीके से डिसमिस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा या रैंक में रिड्यूस किया जाएगा, ये बता रहा है। 311 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उस अथॉरिटी के द्वारा डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया हो या उससे कोई भी सीनियर अथॉरिटी के द्वारा। कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उस व्यक्ति को डिसमिस या रिमूव या उसकी रैंक को रिड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, क्लॉज 2 कह रहा है कि ये जब किया जाएगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को डिसमिस या रिमूव किया भी जाएगा तो वो उसके लिए एक इंक्वायरी मतलब बैठेगी। ठीक है, इंक्वायरी के बिना किसी भी व्यक्ति को डिसमिस या रिमूव नहीं किया जाएगा, जिसमें कि उस व्यक्ति को पहले तो इन्फॉर्म किया जाएगा जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं उनको लेकर के, और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, ये भी दी जाएगी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं आपके, वो भी उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि क्या किया जाए, कि उसकी इंक्वायरी की जाए। वो कंडीशंस ये 3 हैं जो आपका सेकंड प्रोविजो दिया हुआ है, उसमें दी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसमिस या रिमूव किया जा रहा है इस कंडक्ट पे जिसके द्वारा उसको क्रिमिनल चार्ज उसका मतलब जिसके द्वारा वो क्रिमिनल चार्ज के अंदर कन्विक्ट हो जाएगा, तो फिर उसका क्या नहीं होगा? डिसमिस या रिमूवल के लिए इंक्वायरी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है कि अगर जो अथॉरिटी है वो रिटन में दे दे कि रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है कि इंक्वायरी होल्ड कर पाना। ठीक है, कोई भी रीज़न जो भी सफिशिएंट लगे उनको। क्लॉज सी कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये पॉसिबल नहीं है कि इंक्वायरी की जाए,
तो इसलिए भी वो इंक्वायरी नहीं की जा सकती, लेकिन अदरवाइज हर कंडीशन में वो इंक्वायरी की जाएगी। 312 डील कर रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज से। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पावर याद रखिएगा किसके पास है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा के पास पावर है कि वो क्या करे, 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा, जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि नेशनल इंटरेस्ट में इसकी ज़रूरत है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए किस चीज़ के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा कौन बनाएगा रेजोल्यूशन, कौन पास करेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और किससे कहेगा कि पार्लियामेंट से कहेगा कि वो कोई लॉ बना करके एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है, इनकी जो भी इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो इसके लिए भी क्या करें, लॉ बना करके क्रिएट करें, राइट। क्लॉज 3 कह रहा है द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज 1 शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। दैट मीन्स कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की जो बात की गई है ना, सिर्फ वहीं तक आपकी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी, उसके नीचे वाले आपके स्टेट के द्वारा ही डील किए जाएंगे। अब आइए इसके नीचे नेक्स्ट है आपका 313, आपका ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बात कर रहा है। इसके बाद आपका चैप्टर 2 डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो याद रखिएगा आपका 315 जो है ये डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। तो दोनों जगह के पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ दिए हुए हैं, आर्टिकल 315 में। 316 में इनके अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। तो कौन अपॉइंट करेगा, यूनियन के केस में प्रेसिडेंट और स्टेट के केस में गवर्नर, ठीक है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करेगा, उसकी चेयरमैन अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट, और स्टेट में कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ठीक है। इसके बाद में ये कहा गया जो प्रोविजो है वो कह रहा है 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एवरी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी पर्सन्स हु एट द डेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब कहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, अगर उन्होंने 10 साल के लिए एटलीस्ट, मतलब 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एटलीस्ट क्या किया हो, 10 साल के लिए गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पोस्ट होल्ड की हो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है आपका क्लॉज 2 कह रहा है अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। मतलब इनका टेन्योर कितना है, 6 साल, ठीक है, दोनों जगह का, या फिर द एज ऑफ 65 ईयर्स अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट कमीशन के लिए 62 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी जल्दी पड़े उसके अकॉर्डिंग वो हट जाएंगे अपने ऑफिस से, ठीक है। याद रखिएगा यूपीएससी 65 ईयर्स, स्टेट कमीशन एंड जॉइंट कमीशन 62 ईयर्स। इसके बाद प्रोविजो कह रहा है कि अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन और अ जॉइंट कमीशन। अब याद रखिएगा जॉइंट कमीशन ऊपर कहाँ गवर्नर कर रहा था, यहाँ पर क्या है, यूनियन कमीशन या जॉइंट कमीशन दोनों ही अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। मतलब इसके जो भी आपके चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, और स्टेट कमीशन में गवर्नर को, ठीक है। इसके बाद में क्लॉज 3 कह रहा है कि ये इनएलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर उसने पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड का कोई भी मेंबर का पोस्ट होल्ड की है तो उनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा उस ऑफिस में, ठीक है। आर्टिकल 317 कह रहा है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब रिमूवल या सस्पेंशन किस तरह से होगा, तो बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, और इंक्वायरी भी होगी, ठीक है। तो किसके द्वारा रिमूव या सस्पेंड किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस पर ये ऑर्डर किया जाएगा और इंक्वायरी भी की जाएगी, ठीक है। 317 नेक्स्ट है आपका 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये हेडिंग याद रखिएगा। 322 है आपका एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इनके भी एक्सपेंसेस किस पे चार्ज किए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर। 323 बात कर रहा है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी किसको देगा, अपनी प्रेसिडेंट को, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को, ठीक है। ये लोग अपनी रिपोर्ट्स देंगे। 323। अब आइए पार्ट 14A, यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ठीक है। अब आर्टिकल 323A बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहाँ पर दिए हुए हैं, आर्टिकल 323A। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। किस किस चीज़ की,
recruitment or conditions of service of persons appointed to public services and post in connection with the affairs of the union or of any state। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किसके लिए बनाए जाएंगे, आपके यूनियन में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स आपका दिया हुआ है 323B में, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके वो सेंट्रल और स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कहाँ पर था, 323A में, और अदर मैटर्स के लिए क्या है, 323B में, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट 15। पार्ट 15 डील करता है इलेक्शंस से। ये पार्ट्स भी याद रखिएगा आप लोग। पार्ट 15 इलेक्शन है। आर्टिकल 324 बात कर रहा है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो किसके अंडर वेस्ट करेगा, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तीनों वर्ड्स याद रखिएगा। किसमें, इलेक्शन कमीशन में। कहाँ कहाँ के इलेक्शन कमीशन होल्ड करेगा, ऑल द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के आपके, और दूसरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के इस तरह के जो भी ऑफिसर्स होंगे, कौन करेगा, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कौन कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। जितने भी प्रेसिडेंट को सही लगे, वो नंबर कोई फिक्स्ड नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉज 3 कह रहा है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है और एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुए हैं कमिश्नर्स के, तो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चेयरमैन की तरह काम करेगा, ठीक है, ही विल बी द चेयरमैन। नेक्स्ट आया आपका इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो अपने लिए रीजनल कमिश्नर्स भी बोल सकता है कि हमारे लिए अपॉइंट कर दीजिए, किस लिए, ताकि उनको असिस्ट कर सके वो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए क्लॉज 5 का जो प्रोविजो है वो कह रहा है कि इनका रिमूवल किस तरह से होगा। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका रिमूवल जैसे कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसी तरह से उनका रिमूवल होगा। आर्टिकल 325 बात कर रहा है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि सिर्फ इस एक पर्टिकुलर कास्ट के या रिलीजन के या रेस के या सेक्स के व्यक्ति को ही सिर्फ क्या किया जाए, वोटिंग रोल जो आपका इलेक्टोरल रोल होता है उसमें आपको इंक्लूड किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 बात कर रहा है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किस आर्टिकल में, 326, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या एज है, 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एडल्ट सफरेज का राइट है यहाँ पर, ओके। आर्टिकल 327 डील कर रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या करे, लेजिस्लेचर्स के जो भी इलेक्शन होने हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बना सकें। 328 बात करता है पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। कोई भी स्टेट अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो इलेक्शंस होने उससे रिलेटेड लॉज बना सकता है। 328 में 329 में बार किया गया है कोर्ट का इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने 71 में पढ़ा था कि जितना भी जो डिस्प्यूट्स होंगे वो किसके पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी मैटर्स आएंगे इलेक्शन से रिलेटेड वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब देखिए पार्ट 16 डील कर रहा है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब यहाँ पे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 330 डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई किसके, SC और ST कम्युनिटी के, 330 में। 332 डील कर रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। और उसके बाद में आप आ जाइए आगे, नेक्स्ट है आपका 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यहाँ पर क्या बताया गया है, कौन अपॉइंट करेगा, इनके जो भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आपके, ठीक है। 338। अब देखिए नेक्स्ट आएगा आपका 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे इनके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स का, ठीक है। 338A क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब 338B जो है आपका, ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 102वें अमेंडमेंट के बाद आया था 2018 के, उसके बाद इस आर्टिकल को ऐड किया गया है जिसमें एक अलग से बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाया गया है, ठीक है। 338B में ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे इनके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स को।
नेक्स्ट आपका है 341, ये शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, और 342 शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है। ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं आपका, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट कहाँ है 341 में, शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ है 342 में। 342 ए बात कर रहा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहाँ पे हैं आपके 342 ए। अब देखिए पार्ट 17 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कौन सी है यूनियन की, 343 बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 343 पार्ट 17 क्या कह रहा है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो क्या है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और जो भी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स हैं वो वैसे होंगे जो कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स में अप्लाई किए जाते हैं, जो हम लोग 1 2 3 वगैरह पढ़ते हैं, राइट। आर्टिकल 344 बात कर रहा है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे पार्लियामेंट की, किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, 344 में। अब देखिए रीजनल लैंग्वेजेस, चैप्टर 2 आपका डील क्या कर रहा है, रीजनल लैंग्वेजेस से। 345 कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, या तो स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाकर एक या एक से अधिक लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर ले, या फिर हिंदी को यूज़ करें, राइट, या फिर दोनों को भी रख सकते हैं। 346 बात कर रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन। तो ये जो भी ऑथराइज की जाएंगी यूनियन के द्वारा ऑफिशियल पर्पजेस के लिए, उस लैंग्वेज में किया जाएगा, ठीक है। 346। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, 348 कह रहा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स बिल्स एट्सेट्रा। तो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्लॉज 2 कह रहा है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन ऑथराइज करेगा, गवर्नर करेगा विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। फिर उसके बाद आपका 350 बी डील कर रहा है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो स्पेशल ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे 350 बी में, किस चीज़ के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।